Hi, today is Sunday. Today is 9th of February 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है एग्जिट पोल्स। हम देखेंगे कि एग्जिट पोल्स क्या होते हैं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सेक्शन 126A RPA 1959-51 क्या बोलता है। देन वी विल रीड अबाउट आयरन मैन ट्रायथलॉन। फिर हम बात करेंगे दिशा पुलिस स्टेशन के बारे में। फोर्थ वुड बी अबाउट आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस, ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है। फिफ्थ इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ ट्रेड डील, जो अभी यूएस डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है। देन सिक्स्थ इज अबाउट LIC स्टेक सेल। देन सेवेंथ इज विंडो इनटू नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। Then 11th is about a debate on RO water, reverse osmosis and osmosis. Then 9th is bats harbor several harmful viruses without falling sick. 11th, then 10th is how time flows. जो 11th है वो है बासमती राइस जीनोम सीक्वेंसिंग। 12th है टीचिंग रोहिंग्या चिल्ड्रन इन बांग्लादेश। 13th इज अबाउट श्रीलंका टी एस्टेट। 14th है इन द शेडोज ऑफ अ न्यूक्लियर डिजास्टर, इसमें हम जापान के बारे में बात करेंगे। 15th इज अबाउट रश ऑफ इनफॉर्मल जॉब्स इन ब्राज़ील एंड 16th इज IOC लाइफ टाइम अवार्ड टू गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद। सो लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स। लेट अस बिगिन। यहाँ पे बात किया है एग्जिट पोल का। दिल्ली में अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए और अब उसका एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो व्हाट डज इट मीन बाय एग्जिट पोल, इसका मतलब क्या होता है और ओपिनियन पोल से ये कैसे डिफरेंट होता है। देखो, एग्जिट पोल जो होता है ना वो होता है पोस्ट वोट पोल्स। मतलब कल जब दिल्ली के रेसिडेंट्स ने, एलिजिबल वोटर्स ने जहाँ वोट किया और उसके बाद जब ये वोट करके बाहर आए पोलिंग बूथ से, तो वहाँ पे ये जो ओपिनियन, जो एग्जिट पोल के कुछ एजेंसीज हैं जैसे चाणक्य, ABP सी वोटर, इंडिया टुडे एट्सेट्रा, ये इन वोटर्स के पास जाके पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। उससे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को ये कंसोलिडेट करते हैं और फिर ये बनाते हैं एग्जिट पोल्स फॉर्मेशन। सो पोस्ट वोट पोल्स होते हैं ये। वोटर्स कास्ट वोट एट पोल बूथ, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड देन दे फॉर्म एग्जिट पोल फॉर्म। ये जो ओपिनियन पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है बिफोर कास्टिंग ऑफ वोट्स। मतलब जिस दिन कास्टिंग ऑफ वोट्स हुआ तो उसके पहले जो इतनी भी पोलिंग होती है ना वो होती है ओपिनियन पोल। जब वोट करने के तुरंत बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं एग्जिट पोल। नाउ इसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है बूथ टू बूथ, उसका डेटा कलेक्शन होता है, देन डेरिवेशन होता है। अब हाफ एन आवर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ लास्ट फेज ऑफ द पोलिंग, ये बोलता है सेक्शन 126A RPA 1951। मतलब जब तक पोल चल रहा है, पोलिंग चल रहा है शाम तक, उसके और आधे घंटे बाद जब तक पूरी पोलिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी आप एग्जिट पोल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ऐसा करना प्रोहिबिशन है। द रिलीज ऑफ एग्जिट पोल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ पोलिंग, क्योंकि अगर पहले ही रिलीज हो जाएगा तो हो सकता है ऑनगोइंग पोलिंग में इसका इम्पैक्ट हो जाए और जो हमारा इलेक्शन है वो इम्पैक्ट हो जाए। सो दैट इज़ वाई हाफ एन आवर के बाद ही आप ये एग्जिट पोल डिक्लेयर कर सकते हैं। सेक्शन 126A RPA 1951। सो दिस इज न्यूज़ आइटम नंबर 1। देन यहाँ पे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा भी इंडिया आए हुए हैं, स्टेट गेस्ट हैं ये एक देखो न्यूज़ है, ये है औरंगाबाद थेरेपिस्ट मेक्स आयरन मैन ट्रायथलॉन हिस्ट्री। ये जो निकेत दलाल है ये 38 ईयर ओल्ड है, औरंगाबाद से है और ही इज़ फर्स्ट कंप्लीटली विजुअली चैलेंज्ड एथलीट टू फिनिश इन आयरन मैन ट्रायथलॉन। ये आयरन मैन ट्रायथलॉन होता क्या है, देखो इसमें आपको 2.4 माइल्स मतलब 3.86 किलोमीटर स्विम करना है, फिर उसके तुरंत बाद 112 माइल 180.25 किलोमीटर बाईसाइकिल चलानी है, फिर 26.22 माइल 42.20 किलोमीटर रन करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये बैक टू बैक करना है, एक ही दिन में करना है, करीब 16 से 17 घंटे में। सुबह 7 बजे आप स्टार्ट करोगे, 2.2 आवर्स में स्विम करना है, 9:20 पे आपको 8 घंटे 10 मिनट फिर बाईसाइकिल चलानी है शाम को 5:30 बजे तक, और फिर रात के 12 बजे तक आपको 6 आवर 30 मिनट्स का रन करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हो तो आपको आयरन मैन बोलते हैं। एक मिलिंद सोमान है, इन्होंने भी एक आयरन मैन का इसको कंप्लीट किया था। द पर्पज़ ऑफ ऑल दिस इज़ टू
पॉपुलराइज द फिटनेस, ये बताता है कि आप कितने फिट है। ऑब्वियसली आप इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे, दैट मीन्स यू आर वेरी फिट, फिजिकली फिट। सो अभी ये निकेत दलाल हैं, ये फर्स्ट कंप्लीटली विजुअली चैलेंज्ड एथलीट हैं जिन्होंने ये आयरनमैन ट्रायथलॉन कंप्लीट किया है। सो दिस इज पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 2 है। देन दिस इज पेज नंबर 3। म्यांमार डेलीगेशन ऑब्जर्व्स दिल्ली पोल। ऐसा अक्सर प्रैक्टिस में होता है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी, और ये इसको इतना एफिशिएंटली इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। तो मैनी ए टाइम्स फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पे लर्निंग पर्पजेज के लिए ये सीखने के लिए आते हैं। डेलीगेशन, डिस्पर्जल ऑफ पोल मटेरियल, मॉक पोल्स, ये सारा सीखेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि ये अपने कंट्री में भी उसको फॉलो कर सके। देन दिस इज पेज नंबर 3। ये पेज नंबर 4 है। ऑल्दो दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, विच इज़ नॉट गुड। देन ये पेज नंबर 5, सिटी 5, दिस इज क्लासिफाइड्स। दिस इज पेज नंबर 7। दिस इज पेज नंबर 8। यहाँ पे आंध्रा में दिशा पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किए हैं। ये क्या होता है? अभी एक बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ था आंध्रा में, रेप हुआ था। देन उसके बाद आंध्रा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लेके आई थी दिशा एक्ट 2019। इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इस टाइप के केसेस के लिए। 7 डेज में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, 14 डेज में ट्रायल होना चाहिए, और अगर कॉन्क्लूसिव एविडेंस है तो 21 डेज में जजमेंट देना है। विमेन एंड चाइल्ड ऑफेंडर्स का एक रजिस्ट्री मेंटेन करो। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल पुलिस टीम होनी चाहिए, और डेथ पेनल्टी दो सच टाइप ऑफ कॉन्विक्ट्स को। ये सब चीज़ें हैं ताकि हम प्रोवाइड कर सकें अ सेफ प्लेस फॉर विमेन। जस्टिस एक टाइम बाउंड मैनर में डिलीवर होना चाहिए, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसी का ऑनगोइंग प्रोसेस में ये 18 ऐसे दिशा पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश हुए हैं। ये अपग्रेडेड फॉर्म है विमेन पुलिस स्टेशन के। हमें ये डेटरेंट भी चाहिए पुलिस स्टेशन वाले, और हमें साइकोलॉजिकली कंडीशन भी करना है, ग्रूमिंग भी करना है सोसाइटी की एंड अदर पीपल की, सो दैट इस टाइप के जो केसेस होते हैं उसको हम स्टॉप कर सकें। देन दिस इज पेज नंबर 8। ये है पेज नंबर 9। यहाँ पे बात हुआ है आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस का। ये आर्सेनिक पॉइजन होता है। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिलता है वेस्ट बंगाल में, यहाँ बहुत हाई कंसंट्रेशन है ग्राउंड वाटर में, और ये ग्राउंड वाटर से सॉइल में आता है, सॉइल से राइस, राइस से फूड चेन। तो यहाँ पे WHO ने भी ये बताया है कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइस से यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पॉइजनिंग हो रहा है। सी ड्रिंकिंग वाटर में आ रहा है स्किन लेसियन एंड स्किन कैंसर आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट। स्किन कैंसर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस आर्सेनिक। तो ये एक नई वेराइटी अभी इन्होंने बनाया है राइस का, ये रेजिस्टेंट टू आर्सेनिक है, मतलब इसमें आर्सेनिक नहीं आएगा। इसका नाम है मुक्तोश्री। मुक्तोश्री IET21845। बोरो सीजन, खरीफ सीजन दोनों में लगा सकते हैं। ये लंबा, थिन और एरोमेटिक टाइप का राइस है। सो दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। देन दिस इज पेज नंबर 10। यहाँ पे बात हुआ है कीप एग्री डेयरी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ डील विद US। देखो US में जो इंडिया में अगर वो इंपोर्ट करता है अपने एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स और कॉटन, जो कि उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, तो उससे जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, लोकल ट्रेडर्स होते हैं, वो डिसएडवांटेज में हो जाते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अभी कुछ टाइम पहले RCEP भी ज्वाइन नहीं किया था। तो ये फार्मर्स जो इनकी लॉबी है, ये बोल रहे हैं कि शो सिमिलर टाइप ऑफ स्पाइन, और US के प्रेशर में नहीं आना है, और हमें जो ट्रेड डील US हमें फोर्स करेगा साइन करने के लिए, उसको हमें नहीं करना चाहिए। US हमसे बोल रहा है कि हम अपने टैरिफ हटाएं, ताकि US का जो मटेरियल है, ट्रेड मटेरियल है, वो इंडिया में इजीली इंपोर्ट हो सके, एक्सेस मिले उन्हें इंडियन मार्केट का। कंट्रीज लाइक इंडिया नहीं देना चाहती है ये एक्सेस, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और इससे हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। अमेरिकन फार्मर्स रिसीव सब्सिडी, इंडियंस जो हैं वो बोलते हैं ये नो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। अब ट्रंप आ रहे हैं 24 फरवरी को। अभी थोड़े दिन पहले जो GSP था जनरलाइज्ड, जिसमें वो इनको इंडिया को कुछ डिस्काउंट्स मिलते थे इन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम टू USA, तो GSP से भी इंडिया को अभी लिस्ट से हटा दिया गया था। नाउ इंडिया वापस उस लिस्ट में आना चाहता है। इन रिटर्न US वांट्स कि हम ये सारे चीज़ों में हम ना मार्केट ओपन करें फॉर US ट्रेडर्स, बट इंडियन ट्रेडर्स ये बोल रहे हैं कि ये डील जो है ये नॉन नेगोशिएबल है, हमें इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देन ये है महिंदा राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। इन्होंने बोला है पोस्टपोन करें डेट बाय 3 years। कल हमने देखा था ना, लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहा है इंडिया 400 मिलियन की,
और अब ये बोल रहे हैं कि बिकॉज श्रीलंका अभी बहुत डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है, चाइना से इसने बहुत सारा उधार लिया था, अब ये उधार को चुका नहीं पा रहा है, तो इससे इसकी सोवरेनिटी खतरे में है। सो दे आर सेइंग कि हम पोस्टपोन कर दें डेट बाय 3 years। देन दिस इज पेज नंबर 11। ये पेज नंबर 12 है। जापान स्क्रैम्बल्स टू कंटेन कोरोना वायरस। ये स्प्रेड होता जा रहा है कोरोना वायरस, ये बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोल रही है। अब स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है? स्क्रैम्बल मतलब होता है मेक्स वन वे क्विकली हरीडली, अफरा तफरी में भागना, दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बल। ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स में भी ये टर्म यूज होता है कि जब भी कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट आता है हम अपने जेट्स को तुरंत स्क्रैम्बल करते हैं। देन ये ऑस्कर ग्लोरी, ऑस्कर का नाम पता है अकेडमी अवार्ड्स होता है, अभी ये आने वाले हैं। 1917 बहुत अच्छी फिल्म है, ये इसकी काफ़ी चांसेस हैं जीतने के ऑस्कर्स। सो दिस इज पेज नंबर 13। यूटिलाइज शिफ्ट इन ऑर्डर्स फ्रॉम वायरस हिट चाइना, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अर्ज्ड, इकोनॉमी रिवाइवल इज अराउंड द कॉर्नर, दिस इज अ गुड न्यूज़, हमारी इकोनॉमी फिर से रिबाउंड के रास्ते पे है। देन दिस इज पेज नंबर 14। FAQ, लास्ट संडे हमने देखा था ना, FAQ नहीं आया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं आया था, क्यों? बिकॉज सारा न्यूज़पेपर बजट से भरा हुआ था। इस बार FAQ भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। पहला FAQ है वो है LIC स्टेक सेल। ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है LIC, यूनियन बजट में इसका बात हुआ कि गवर्नमेंट प्लान्स टू सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग इन LIC। करीब 10% ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेल ऑफ करेगी, डिसइन्वेस्ट करेगी। हाउ? वो करेगी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाके। इससे क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें डिसिप्लिन आएगा और वेल्थ क्रिएशन होगी। अब जो LIC है ये 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, ये गवर्नमेंट ओन था। सेक्शन 37 बोलता है कि LIC की जो भी पॉलिसी है, इस एक्ट का सेक्शन 37 LIC एक्ट का, कि सोवरेन गारंटी मिले बाय स्टेट प्लस ऑल पॉलिसीज का। तो इसलिए LIC की पॉलिसीज काफ़ी सेफ माना जाता है, इस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं हम लोग। सोवरेन गारंटी रहती है स्टेट की। तो जो अब 10% डिसइन्वेस्टमेंट सपोज हुआ तो उसमें भी ये जो सोवरेन गारंटी है वो कंटिन्यू रहेगी। LIC इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटीज़ में और ये बहुत बड़ा प्लेयर है इक्विटीज़ मार्केट का। अब ये गवर्नमेंट ओन थी तो कोई इस पे सवाल नहीं उठाता था कि आप कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसकी पॉलिसी कैसी है, नो बडी यूज टू आस्क। बट अगर ये अब लिस्टेड कंपनी बन जाएगी तो ये स्क्रूटिनी में आ जाएगी, सब क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपका ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाई इट इज़ लाइक दैट, दे कैन रेज क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो जो अब दूसरी बात आती है वो आती है LIC जो इसको डिविडेंड्स प्रॉफिट्स मिलता था तो 5% पे आउट देता था ये गवर्नमेंट को और 95% जो होता था वो पास ऑन करता था पॉलिसी होल्डर्स में। अब बिकॉज ये 10% स्टेक अगर कम हुआ तो ये 95% जो पॉलिसी होल्डर्स को मिलता था ना ये भी डिक्रीज हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू चेंज। और अगर ये इस IPO आने के बाद लिस्टेड कंपनी हो जाएगा तो लिस्टेड कंपनी होते ही ये सेबी के अंदर में आ जाएगा। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम होता है इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करना। तो अब ये LIC पे भी अपना, अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो इसमें इसको बोलेगा कि आप क्विकली डिस्क्लोजर करो, तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। यहाँ इन्होंने ये डिक्लेयर किया है, बताया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ग्रॉस NPA वो अराउंड 1% है LIC के। अभी इसमें और क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक में, हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे। देन दिस इज अ विंडो इनटू नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। अब ये पूरा एक टाइमलाइन दिया है कि कैसे नोवल कोरोना वायरस आया, इसका कैसे इनिशिएट हुआ, ये क्लोजली रिलेटेड टू सार्स है। देन ये इससे RNA में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम देखें ना तो ये जूनोटिक डिसीजेज होती हैं। जूनोटिक मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन आती है, देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रही है ये, तो दीज आर कॉल्ड जूनोटिक डिसीजेज। ये आई हैं बैट से। ये जो बैट्स होते हैं ना ये सबसे बड़े कल्प्रिट है। सार्स भी इसी से हुआ, मर्स भी इसी से हुआ, कोरोना वायरस भी इसी से आ रहा है। अब इसका नाम है नोवल कोरोना वायरस बिकॉज कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, ये फैमिली ऑफ पैथोजेंस है और इससे बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करता है नोवल कोरोना वायरस। जैसे 2002-03 में सार्स आया था ना, ये नोवल कोरोना वायरस 80% जेनेटिकली सिमिलर है सार्स से। देन यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है विच इज़ अराउंड 28 डेज, तो WHO बोल रहा है कि इस टाइम पे भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए ये बहुत डेडली है। आपको पता नहीं कि पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है और उस इंक्यूबेशन पीरियड में आप वो पेशेंट और पेशेंट्स बना सकता है। सो इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप क्लीनलीनेस फॉलो करो, हाइजीनिक फूड खाओ एंड कफ को फेस वाइल स्नीजिंग कवर योर फेस, जो एटिकेट्स होते हैं उनको फॉलो करो। दिस इज़ द गुड वे।
ये कोरोना वायरस है। ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, ये कैरी करता है जेनेटिक कोड ऑफ वायरस, शोज दैट जो नोवल कोरोना वायरस है वो 80% आइडेंटिकल है सार्स से। सार्स 2002-3 में बहुत डेडली हुआ था, काफ़ी सारी लाइव्स लॉस्ट हुई थी। इसमें भी अभी तक हम अराउंड कितना 722 डेथ्स हो चुकी हैं। सो दिस इज अबाउट कोरोना वायरस। वायरस डेड है या लिविंग है, दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट। कुछ फीचर्स इसके एज अ डेड की तरह होते हैं और कई जगह ये लिविंग सिम्टम्स भी शो करता है। देन व्हाट इज द डिबेट अराउंड आरओ वाटर। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जैसे देखो ये सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये फ्रेश वाटर है, तो यूजुअली जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। ये एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर हमने सॉल्ट वाटर मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया तो ये जो फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यही तरीका हम यूज़ करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। हमारे पास यहाँ सॉल्ट वाटर है, समुद्र का पानी है, हम यहाँ पे प्रेशर लगा देंगे और एक मेम्ब्रेन से उसे पास कराएंगे, तो जो फ्रेश वाटर है ना वो इधर हो जाएगा और सारा सॉल्टी जो कंपोनेंट है वो इधर ही रह जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है वाटर। तो डीसैलिनाइजेशन, प्यूरिफिकेशन, रिमूविंग बैक्टीरिया, फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, इन सब से हम, ये जो आरओ कंपनी है ना, एक्वागार्ड वगैरह, वो ऐसे ही अपने यूनिट्स बनाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर। 80% वाटर रिजेक्ट हो जाता है। आपको 1 लीटर बॉटल का पानी लेना है तो उसमें 80% मतलब रिजेक्ट हुआ है। देन लॉस ऑफ एसेंशियल सॉल्ट्स भी हो जाता है। तो इसलिए ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दिल्ली ने बैन लगा दिया था अभी आरओ ट्रीटमेंट पे। ये जो लॉस ऑफ एसेंशियल सॉल्ट होता है ना, इसमें कंपनीज बोलती हैं कि ये पोस्ट ट्रीटमेंट करके फिर से उसमें सॉल्ट्स ऐड कर देते हैं। आप कुछ एडवर्टाइजमेंट देखना जो लेटेस्ट आरओ वाटर आते हैं, दे से कि दे ऐड एडिशनल सॉल्ट आफ्टरवर्ड्स। बट फिर भी ये जो वेस्टेज है इसका क्या करें। अब बात आती है पाइप्ड वाटर की। घर पे जो पाइप आ रहा है वो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड आरओ, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर घर में एक साफ सुथरा पानी, पोर्टेबल वाटर सप्लाई करे। और इसीलिए लेके आ रहे हैं हम जल जीवन मिशन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस भी यहाँ पे फॉलो करने की बात की है। सो दिस इज FAQ सेक्शन। दिस इज एन एक्सेलेंट सेक्शन, इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। जो संडे का द हिंदू आता है ना वो बहुत एनरिच्ड होता है। नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। अगेन ये जो बैट्स है ना, ये सारा कल्प्रिट है, सारी डिसीजेज इधर से आती है और इसका सूप पीते हैं चाइनीज। बैट हार्बर सेवरल हार्मफुल वायरसेस विदाउट फॉलिंग सिक। इबोला वायरस, नाइल वायरस, सार्स वायरस, मर्स, अभी नोवल कोरोना वायरस और जीका वायरस, ये सब आए हैं इस बैट से। इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, अब इतने सारे वायरस का ये होस्ट करके बैठा हुआ है बट इस बैट को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसका इन्फ्लेशन रेस्पॉन्स डैम्पन्ड है। जब भी कोई वायरस अटैक होता है ना तो हमारी बॉडी उसको तुरंत रिएक्ट करती है, इसमें ये रिएक्शन नहीं होता है। तो डिसीज टॉलरेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। ये एक प्रोटीन होता है NLRP3, ये सेलुलर स्ट्रेस और वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में होता है। और ये बैट्स में ये प्रोटीन जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, डैम्पन्ड है। सो दैट इज़ वाई ये होस्ट है, इतने सारे वायरसेस का होस्ट है, बट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दूसरों को डिसीजेस फैलाएगा। देन दिस इज फाइंडिंग द एलिफेंट्स लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स इन कच्छ। ये जितने भी हम एनिमल्स देखते हैं ना, मैमल्स आए, ये सब इवॉल्व होके आए और एक इस डायरेक्शन में मूव हो गया, एक इस डायरेक्शन में मूव हो गया, तो ये डिस्टेंट रिलेटिव बन गए। जैसे ये मैमथ टाइप का, ये मॉडर्न डे एलिफेंट। इवन आप इंडियन एलिफेंट देखो, अफ्रीकन एलिफेंट देखो, ये लगते एक जैसे हैं बट दोनों अलग चेन के हैं। अफ्रीकन लायन, इंडियन लायन, इन दोनों का जो जेनेटिक इवोल्यूशन है ना वो बहुत बहुत साल पहले ही अलग डायरेक्शन में चला गया था। सो ये यहाँ पे इन्होंने बात किया है। देन ये है फायर फ्लाइज जो होती है ना, फायर फ्लाइज अंडर थ्रेट है। फायर फ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो चमकती है ना, इंसेक्ट्स होते हैं, दैट आर फायर फ्लाइज। देन ये मैमथ एंड है, जुगनू, जुगनू बोलते हैं फायर फ्लाइज को। ये मैमथ एंड है, ये प्लूटोज बीटिंग हार्ट, साइलेंट सैंड शेक, दीज आर स्मॉल स्मॉल बाइट्स। देन ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, हाउ टाइम फ्लोज, सैंड्स ऑफ टाइम। टाइम कभी भी वापस नहीं आता है, इसलिए टाइम को हमेशा वैल्यूएबल कमोडिटी मानते हैं। टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब टाइम फ्लो कैसे होता है, आपने जैसे मूवीज़ देखी है, इंटरस्टेलर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में। अब टाइम जो होता है ना, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब आगे बढ़ रहा है, हम पीछे नहीं आ सकते। एक बार जो टाइम चला गया वो गया, वो वापस नहीं आएगा। फॉरवर्ड लुकिंग होता है ये, नो बडी कैन गो बैक। अब जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं
जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ है, न्यूक्लियर फोर्सेस है, लॉज की इनकी इक्वेशन है। इन सब इक्वेशन में जहाँ पे भी टी है वहाँ पे अगर अपन माइनस टी कर दें ना तब भी वो इक्वेशन करेक्ट रहती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टाइम रिवर्सल इज पॉसिबल, प्लस टी की जगह माइनस टी कर दें और रिवर्सल हो जाए फिर ऐसा। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ जो दूसरी बात है कि हमने जो टाइम को माना है वो माना किया है हमने इस लीनियर फ्लो में कि टाइम एक ऐसे आगे बढ़ रहा है लीनियर वे में, वन डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। अब इसमें जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है ओवर टाइम। आप छोटे थे एंट्रोपी कम थी, बड़े हो रहे हो एंट्रोपी इंक्रीज होगी एंड देन यू विल डाई वन डे। सो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज। ये जो एरो ऑफ टाइम था इससे हम मेजर करते थे टाइम को, ये स्केल थी एंट्रोपी की, इससे हम बताते थे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है मतलब टाइम आगे जा रहा है। अगर एंट्रोपी को अगर अपन डिक्रीज करने लग जाए तो सोचो ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम रिवर्स हो जाए। तो इसी एरो ऑफ टाइम का एक नया डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर महेंद्र के वर्मा ने, आईआईटी कानपुर के। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और इन्होंने बोला ये जो एरो ऑफ टाइम है ना इसका हम एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेते हैं, हम एक नई डेफिनेशन बनाते हैं एरो ऑफ टाइम का। और वो डेफिनेशन को इन्होंने डिराइव किया फिल्टर कॉफ़ी से। जैसे साउथ में तमिल में पीते हैं ना फिल्टर कॉफ़ी, मिल्क स्वर्ल्स लार्ज ब्लॉब्स होते हैं, बड़े बड़े चंक्स होते हैं, फिर ये चंक्स छोटे छोटे चंक्स में बनेंगे, फिर और छोटे छोटे बनेंगे, फिर और फाइन होते जाएंगे, ऐसे स्मॉल होते जाएंगे। तो एनर्जी भी ऐसे ही चेंज हो सकती है फ्रॉम लार्ज स्केल टू स्मॉल स्केल। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी क्या होती है? कॉस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस। इसमें एक बहुत अच्छा फोटो है, काफ़ी फेमस फोटो है, दैट इज कॉल्ड पेल ब्लू डॉट। इसको आप गूगल करके देखो। इसमें ये बताया कि इतना बड़ा अर्थ है, अर्थ एकदम छोटा सा है इतने बड़े यूनिवर्स में। ये काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। इमेजिन करो जैसे आप हो ना, एग्जैक्टली आपके जैसे 7.7 बिलियन पर्सन है ऑन अर्थ। अर्थ में ही 7.7 बिलियन ह्यूमंस है एग्जैक्टली लाइक यू। बिलियन में 9 जीरोज होते हैं। और ये तो केवल ह्यूमन बींग्स हैं, इसके अलावा कितने सारे एनिमल्स हैं और ये सब भी मोरलेस लिविंग है, सेम प्रोसेस से इवोल्यूशन हुआ है इनका भी। एंड अर्थ में है ये सारे। अर्थ जैसे कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम मतलब सन में, और सन जैसे कितने स्टार्स हैं सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम जैसी कितनी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। सो देर आर सो बिग, दिस वर्ल्ड इज सो बिग। और ये पेल ब्लू डॉट बताता है कि वी आर सो स्मॉल। हम, ये काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। हमें लिमिटेड टाइम है, 100 ईयर्स से लेस ऑन ऑर्डिनरी एक ह्यूमन बींग रहता है। सो दिस इज व्हाट दिस पेल ब्लू डॉट, ये काफ़ी फेमस है, इसको देखना एक बार, गूगल करना आप। नाउ ये जो यूनिवर्स स्टडी है ना इससे हमें हेल्प मिलता है कि हम वर्ल्ड को समझ सकें। अब जो बिग बैंग हुआ उससे एक्सपेंशन हुआ, और फिर हम ऐसा अगर सोचें कि अभी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, अगर एक दिन यूनिवर्स श्रिंक होने लग गया मतलब रिवर्स प्रोसेस चलेगी, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफ़र एक्सप्लेन इसको नहीं कर पा रहा था। तो अगर ये जो नई थ्योरी है, ये जो नई थ्योरी है स्टडी ऑफ यूनिवर्स की जो प्रोफेसर महेंद्र के वर्मा ने दिया था, फिल्टर कॉफ़ी थ्योरी, इससे हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है टाइम रिवर्स हो जाए। अभी टाइम आगे जा रहा है, टाइम रिवर्सल इज ऑल्सो पॉसिबल। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये क्या बोलता है? टोटल एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज नहीं होती है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये जो वन डायरेक्शनल थ्योरी था ना टाइम का, जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब इस नए पर्सपेक्टिव से हो सकता है वी कैन फाइंड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार आप पढ़ना। देन ये यहाँ पे आईआईटी मद्रास में कैंडल फ्लेम ऑसिलेटर शाइन लाइट ऑन कॉम्ब्यूस्टर स्टेबिलिटी। ये बेसिकली जो हम रॉकेट्स होते हैं ना उसमें कंबशन होता है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है कंबशन के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है ना तो लाइट नहीं जल पाएगी, कंबशन नहीं हो पाएगा। अब रॉकेट्स में इतना तेज़ी से ये पीछे फायर करते हैं, और इस फ्लेम का जो प्रॉपर्टी होता है उससे कई बार रॉकेट ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो जाते थे, वो स्टेडी मूव नहीं हो पाता था। तो इन्होंने इसको स्टडी किया है और दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन मेकिंग रॉकेट्स। देन ये है बासमती राइस, इसका जीनोम सीक्वेंस किया है। ये ड्रॉट टॉलरेंट है और बैक्टीरियल डिसीज टॉलरेंट है। ये बासमती 334 है, और एक डोम सफ़ीद ईरान का ये राइस है। ये बहुत एरोमेटिक और लॉन्ग राइस है। ईरानियन जो सिविलाइजेशन है ना, पर्शियन सिविलाइजेशन, ये बहुत एनरिच्ड है, ये कोई नई सिविलाइजेशन नहीं है। सो ये एरोमेटिक लॉन्ग राइस है डोम सफ़ीद।
बासमती का जेनेटिक मटेरियल जैपोनिका है, ये ग्रुप ईस्ट एशिया में है, इसकी जेनेटिक स्टडी हुई है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग से हम इसकी ब्रीड को ग्रोथ में करने में हेल्प होगा। ये जो क्वेश्चन कॉर्नर होता है ना, ये भी बहुत अच्छा आता है इस सेक्शन में, इसको पढ़ना। हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। देन दिस इज पेज नंबर 15। ये पेज नंबर 16 है, डिस्पैचेस। इस सेक्शन में क्या होता है कि ये जो वर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड से अलग अलग ऑथर्स होते हैं, ये अपने कंट्री का कुछ पर्सपेक्टिव देते हैं। जैसे ये जो पहले ऑथर है, ये हैं बांग्लादेश, ढाका बेस्ड है। इन्होंने रोहिंग्या चिल्ड्रन के बारे में बात किया है। चिल्ड्रन फ्यूचर होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है हम उनको प्रॉपरली रेज करें, अच्छी एजुकेशन दें, प्रॉपर गाइडेंस दें। सोसाइटी, बुक्स, टीचर्स, मेंटर्स, ये देना बहुत एसेंशियल है। फ्रेंड्स अच्छे मिले, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे लोग हैं रखाइन स्टेट से आए हैं म्यांमार में। जब इनको रिफ्यूजी की तरह हटना पड़ा तो अब ये बांग्लादेश में एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं। अब इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो इनका भविष्य खतरे में है। सो अभी इन्होंने ये बात किया है कि हमें रोहिंग्यास को, जो रिफ्यूजी लाइफ रह रहे हैं बांग्लादेश कॉक्स बाज़ार में, इनको फॉर्मल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लिटरेसी, न्यूमरेसी, लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग, इन सब में ये आगे बढ़ सकें और एक अच्छा लाइफ आगे फिर जी पाएंगे। देन दिस इज श्रीलंका टेस्ट टी एस्टेट। ये जो ऑथर है श्रीलंका बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट है। श्रीलंका में ये टी के एस्टेट्स होते हैं, यहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, ये भी ब्रिटिशर्स की देन है। देन अब ये जो वर्कर्स थे ना, इनको लो वेजेस मिल रही थी, तो अभी राजपक्षा गवर्नमेंट आई, उसने बोला इनकी वेजेस को इंक्रीज कर दो। अब जो एस्टेट्स हैं, उससे जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है ना, उसने बहुत पहले ही डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है वहाँ पे। तो ये अब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर में चला गया और प्राइवेट सेक्टर अब इसे अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये फीजिबल नहीं है। अगर आप वेजेस इंक्रीज ही करना चाहते हो तो फिर हमें सब्सिडी प्रोवाइड करो, टैक्स कट्स प्रोवाइड करो। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये लिखा है जापान कॉरेस्पॉन्डेंट ने। ये जो फुकुशिमा डाइची, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। 2011 में अर्थक्वेक आया, सुनामी अर्थक्वेक, और इससे जो रेडिएशंस थे वो लीक हुए, तो इसको हमने बंद कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब यहाँ पे जो वाटर होता है, वो हमको जो रेडिएटेड वाटर था ना, उसको हम स्टोर कर रहे हैं बड़े बड़े गैलन्स में। अब इतना टाइम हो गया, ये देखो, ये वाटर जैसे बड़े बड़े गैलन्स में स्टोर कर रहे हैं। डेली 150 मैट्रिक टन का एक नया कंटेनर बनाना पड़ता है हमें। 2022 तक ये सारी कैपेसिटी अपनी ख़त्म हो जाएगी इसको बनाने की। तो जापान गवर्नमेंट बोल रही है इस पानी को, ये जो रेडिएटेड पानी है, इसको थोड़ा ट्रीट करो और फिर छोड़ दो समुद्र में। इससे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं वहाँ के फिशरी डिपार्टमेंट में, बिकॉज फिशरी भी एक स्टेपल डाइट है जापान में, फिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ जापान जो है, ये फेस्टून्स है, क्यूशु, होन्शु, शिकोको, होकाइडो, ये मेजर आइलैंड्स है। ये देखो, ये जापान है। जापान जो है ना, ये पूरा टेक्टोनिक प्लेट्स की प्रॉक्सिमिटी में है। देखो, ये फिलीपींस प्लेट है, देन दिस इज यांगजे, अमूर प्लेट, ओखोत्स्क प्लेट, ये अर्थक्वेक का एपिसेंटर है। सो इन प्लेट मूवमेंट के कारण जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। हर डे वहाँ पे अराउंड 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आ ही जाता है ऑन एन एवरेज। नाउ रेडियो एक्टिव जो वाटर है, इसको 2022 में कैपेसिटी फुल होगी, ये उसको रिलीज करना चाहते हैं। अब ये पूरी बैकड्रॉप में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स, जो अभी जापान में होने वाला है। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि ये न्यूक्लियर डिजास्टर की शेडो में ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं यहाँ पे। ये स्पोर्ट्स भी जापान के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर यहाँ पे ओलंपिक्स होगा, वर्ल्ड लेवल का इवेंट होगा, तो इससे जापान की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। जैसे 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया था। सो ऐसे जो गेम्स कंडक्ट होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं इकोनॉमी को। देन द रश टू इनफॉर्मल जॉब्स, कल हमने एक बहुत डिटेल में देखा था ना, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल जॉब्स। तो ये रश ऑफ इनफॉर्मल जॉब्स है। इनफॉर्मल जॉब्स को हमेशा डिमोनाइज नहीं करना चाहिए, दे आर गुड, दे हैव देयर ओन प्लेस। ब्राज़ील में अभी फॉर्मल सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं ला पा रहा है जितना इनफॉर्मल सेक्टर्स ला रहा है, ये इस यहाँ पे ऑथर ने बात किया है। देन दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन। ये IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने पुलेला गोपीचंद को अभी लाइफ टाइम अवार्ड दिया है, कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बैडमिंटन कोच है, इनके फेमस स्टूडेंट है सानिया नेहवाल और सिंधु, PV सिंधु, ये भी बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, पुलेला गोपीचंद। सो टुडे वी रेड अबाउट, दिस इज स्पोर्ट्स। सो टुडे वी रेड अबाउट IOC लाइफ टाइम अवार्ड्स गोपीचंद, rush of informal sectors. We read about in the shadows of a nuclear disaster, Sri Lanka tea estate. Then we read about teaching Rohingya children in Bangladesh, बासमती राइस जीनोम सीक्वेंस्ड, और फिर हमने पढ़ा
हाउ टाइम फ्लोज, बैट्स हार्बर सेवरल हार्मफुल वायरसेस विदाउट फॉलिंग सिक। डिबेट हमने देखा आर ओ वाटर, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होते हैं। फिर विंडो इनटू नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। देन वी रेड अबाउट LIC stake sale, then agriculture and dairy products out of trade deal, arsenic resistant rice, दिशा पुलिस स्टेशन, आयरनमैन ट्रायथलॉन और फिर फाइनली हमने एग्जिट पोल के बारे में जाना। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।